38 एजेंडों पे निर्णय हुआ और साथ ही साथ 2 अन्य बिंदु पर भी विचार हुआ जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने प्रस्तुत किया। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है 38 एजेंडा है और 2 मंत्रिपरिषद के सदस्य भी रख सकते हैं एक्स्ट्रा एजेंडा, तो कुल 40 मामले हैं। सबसे महत्वपूर्ण मामला जो आज मंत्रिपरिषद समक्ष विचारार्थ आया वह है कि दो आरक्षण अधिनियम है। पहला वाला है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों एवं आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1951 तथा संशोधित बिहार अधिनियम 17/2002 एवं संशोधित अधिनियम 19/2023। साथ ही साथ जो शैक्षणिक संस्थाओं का भी 2023 में जो आरक्षण अधिनियम है, इन दोनों को भारत के संविधान 9वीं सूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा भेजने का निर्णय हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो बिल पास हुए, फिर एक्ट नोटिफाई हुआ, कल ही एक्ट नोटिफाई हुए हैं। इन दोनों एक्ट को भारतीय संविधान के 9वीं सूची 9th शेड्यूल में इसको शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार को इसको भेजा जाए। क्या हो जाएगा? 9th शेड्यूल का मतलब यह है कि वह उस 9th शेड्यूल में वैसे अधिनियम है, एक्ट है, जिस पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप जो आरक्षण का अधिनियम है, जो तमिलनाडु सरकार का अपना अधिनियम है, वह 50% से ऊपर का आरक्षण है, जो 9th शेड्यूल में वह अंकित है 1994 में। तो बिहार सरकार का भी 50% से ऊपर आरक्षण है। आपको जानकारी होगा 65% आरक्षण जातीय आधार पर है और 10% जो इनकम आधार पर 10% का आरक्षण है सामान्य श्रेणियों के लिए, कुल 75% आरक्षण है। तो इन दोनों अधिनियमों को संविधान के 9th शेड्यूल में रखने, 9वीं सूची अधिसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजने की अनुशंसा की। तो ये निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय है कैबिनेट का, ताकि इस पर न्यायालय का हस्तक्षेप, जो 9th शेड्यूल है उसमें न्यायालय में विचाराधीन ये मामले नहीं होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो कैबिनेट ने लिया। अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 9th शेड्यूल में पार्लियामेंट से अमेंड होता है। नहीं, जो 9th शेड्यूल है, आपको तो आप जानकारी होगी, जो 9th शेड्यूल के मामले हैं वह न्यायालय में विचारार्थ नहीं रहते हैं। तो ये है 9th शेड्यूल के आइटम है, इसको भी 9th शेड्यूल में रखने का अनुशंसा भेजा गया। ये पार्लियामेंट को ही पावर है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। 9th शेड्यूल में जो आइटम्स हैं उसमें न्यायालय में विचार नहीं किए जाते हैं। तमिलनाडु का एक्ट उसी 9th शेड्यूल में है, अकेला एक राज्य है जिसका 9th शेड्यूल में है। दूसरे 2 अन्य बिंदु हैं, मैं जानकारी देना चाहता हूँ अन्य जो सामान्य एजेंडा शुरू होने से पहले। पहला अन्य एजेंडा में माननीय मुख्यमंत्री को कैबिनेट ने धन्यवाद दिया जो आरक्षण अधिनियम अधिसूचित हुआ। दोनों अधिनियम जो अधिसूचित हुए हैं उसके लिए मंत्री परिषद ने उनको धन्यवाद दिया। ये पहला अन्य बिंदु था। और दूसरा अन्य बिंदु यह था कि जो राज्य सरकार को जो जातिगत गणना के आधार पर जो 3 योजनाएं स्वीकृत की गई, पहली है जो 2 लाख रुपए प्रति गरीब परिवार को जो दिया जाना है, उसके लिए जो व्यय होगा, साथ ही साथ जो जीविका के माध्यम से जो सतत जीविका पेंशन योजना में 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख किया जाना है, और साथ ही साथ जो सभी आवासहीन परिवारों को जो भूमिहीन परिवारों को आवास एवं भूमि दिया जाना है, उसमें 2,50,000 करोड़ का व्यय होना है। इतनी बड़ी राशि के लिए यह आवश्यक है कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि जल्दी हो सके। मंत्रिपरिषद में यह भी विचार आया कि इस पर काफी दिन से, जब से 2010 से इस पर बार बार केंद्र सरकार को अनुरोध किया जा रहा है, और अंतिम बार 2017 में इस पर अनुरोध किया गया था।
अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है, तो मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि पुनः केंद्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाने का अनुरोध किया जाए। एजेंडा था जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुपालन के लिए उसका प्रसंस्करण लैंडफिल साइट के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ। निःशुल्क अंतर विभागीय हस्तांतरण। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत एक एजेंडा था जिसमें पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन के पूर्व सृजित पदों को अंचल स्तरीय पंप ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन में वर्णित पद सोपान अनुरूप संवर्ग पुनर्गठन का निर्णय लिया। इसमें 1,86,62,60,000 रुपए की स्वीकृति दी। तो पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन का पद सृजन हुआ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक एजेंडा था जिसमें भोपाल जिला अंतर्गत स्थापित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय गोपालगंज के निर्माण कार्य के पूर्व स्वीकृत योजना की लागत 73 करोड़ 13 करोड़ को बढ़ाकर 97 करोड़ 16,53,000 रुपए ये रिवाइज एस्टिमेट सैंक्शन हुआ। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विभाग में सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में एक सोसाइटी बनाने का निर्णय लिया। तो हर कॉलेज का एक अपना सोसाइटी रहेगा, इसमें एक मैनेजमेंट सोसाइटी है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, जनरल बॉडी होगी, जो उस अभियंत्रण विद्यालय का मैनेजमेंट देखेगा। वित्त विभाग ने सभी सरकारी कर्मी मंत्री सहित मोबाइल जो क्रय का दर है उसमें संशोधन किया है, मोबाइल फोन के दर में। वित्त विभाग के एक और एजेंडा था जिसमें आपको रेट्स बता दूंगा, किस किस को क्या दर है ना रेट का कुछ आपको उपलब्ध करा दूंगा। वित्त विभाग का वैसे मामले जो 1/9/2005 के पूर्व अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना में तहत थे और 1/9/2005 के बाद जो एडवर्टाइजमेंट बाद ज्वाइनिंग किए, एडवर्टाइजमेंट पुराना था लेकिन ज्वाइनिंग बाद में, ये बार नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना का कंफ्यूजन रहा है। ये कहा गया कि जिस वर्ष में एडवर्टाइजमेंट था उस वर्ष का जो पेंशन योजना है, पुरानी पेंशन योजना होगी तो पुरानी पेंशन योजना दी जाएगी। अच्छा, वित्त विभाग का था एजेंडा नंबर 14 में जो 1/9/2005 के बाद तो न्यू पेंशन स्कीम थी, लेकिन बहुत सारे मामले थे जैसे पुरानी पेंशन योजना के अवधि में एडवर्टाइजमेंट निकला लेकिन ज्वाइनिंग बाद में किए, तो पुरानी पेंशन योजना अंदर लागू हुआ। हाँ, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में अररिया जिला में स्थापित फनेश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय अररिया का जो एस्टिमेट था 73 करोड़ 13 लाख से बढ़ाकर 98 करोड़ 57 लाख बढ़ा दिया गया है। तो यह रिवीजन ऑफ एस्टिमेट हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत गया अभियंत्रण महाविद्यालय में आर्किटेक्चर कोर्स आरंभ किया गया, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें 14 शैक्षणिक पदों का सृजन हुआ। एक प्राध्यापक है, सह प्राध्यापक 3, सहायक प्राध्यापक 10। तो एक बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है जो गया में सृजित हुआ। वित्त विभाग का ये सभी कर्मचारियों के लिए सूचना है कि जो डीए दर है 42 से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है।